जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष, वेलकम टू द 300 हार्ट चैलेंज ऑफ कल्पाक्ष। दिस इज द टुडे इज द 16th डे ऑफ द चैलेंज और अभी तक हमने आपके 1500 जो क्वेश्चंस हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के हो चुके हैं। सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1501 टुडे और वो टॉपिक होने वाला है इंडियन इकोनॉमी का। आप अगर कल्पाक्ष के साथ जुड़े हैं तो डू शेयर द टास्क एंड डू कमेंट व्हाट यू थिंक अबाउट द चैलेंज। सो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है विच of the following statement is an appropriate description of deflation। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपस्फीति का उपयुक्त वर्णन करता है। तो क्या होता है, एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा जिसे कहा जाता है अच्छा, अगर मैं मार्केट की कंडीशन के बारे में आपको सिंपली बता दूं आगे बढ़ने से पहले, तो जब क्या होता है किसी चीज का जो प्राइस है, किसी चीज की जो कीमत है वो बढ़ती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे इन्फ्लेशन कहते हैं। और जब किसी चीज की जो कीमत है या प्राइस है वो घटती है तो उसे क्या कहा जाता है, डिफ्लेशन कहा जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो इस आधार पर अपन आंसर्स जो है वो चूज करने की कोशिश करते हैं। इट इज अ सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। नहीं, करेंसी नहीं आएगा, ये मुद्राओं की जो गिरावट है उसको शो नहीं करता क्योंकि उसे हम अवमूल्यन कहते हैं। सेकेंड, इट इज अ persistence recession in the both financial and real sector, ये भी नहीं आएगा। थर्ड, इट इज अ persistence fall in the general price level of goods and services, यह वस्तु और सेवाओं के समान मूल्य स्तर में लगातार गिरावट को शो करता है, इसलिए सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन द parlance of financial investment the term bear denotes। ठीक है, वित्तीय निवेश की भाषा में बेयर शब्द का अर्थ क्या है। तो बियर, अगर दो शब्द आपने स्टॉक मार्केट में सुने होंगे, एक शब्द का जो नाम है वो है बुल और दूसरे का जो नाम है वो है बियर। जब मैं बुल की बात करूं तो अगर कोई बंदा जो इन्वेस्टर है उसने ये सोच के निवेश कर रहा है कि आने वाले समय में जो बाजार है, मार्केट है, वो अप जाएगा, वो ग्रो करेगा, तो उस थिंकिंग को बुल कहते हैं। और जब जो निवेशक है उसके मन में ये सोचे कि आने वाले समय में मार्केट गिरेगा तो उसे क्या कहते हैं, बियर कहते हैं। तो इस आधार पर निकाल दे, क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। An investor who feels that the price of particular security is going to fall, ठीक है, आने वाले समय में उसका जो सिक्योरिटी का प्राइस है वो गिरने वाला है। ठीक है, तो एक विनिवेशक जिसे लगता है किसी विशेष सुरक्षा की कीमत गिरने वाली है तो वो क्या कहलाएगा आपका, वो बियर वाली जो कैटेगरी है उस बियर वाली कैटेगरी में आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ ग्रेट डील of the foreign direct investment to India come from Mauritius comparing with many major economies like UK and France। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसे हम एफडीआई कहते हैं उसका बड़ा हिस्सा मॉरिशस से आता है, जबकि यूके, फ्रांस जो है वो काफी पीछे हैं। इसका कारण क्या है, तो उसके पीछे एक जो कारण है ना वो हमारा एक, उसके साथ हम एक ट्रेड एग्रीमेंट में है जिसमें हम उसको डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस करते हैं। मतलब अगर कोई मॉरिशस का बंदा भारत में निवेश कर रहा है तो उसे एक ही जगह जो है टैक्सेशन पे करना है, वेदर इंडिया और मॉरिशस। इस कारण से उसको टैक्स बर्डन जो कम होता है। आंसर्स निकालने की कोशिश करते हैं। इंडिया इज प्रेफरेंस टू सर्टेन कंट्री एज रिगार्ड टू रिसीविंग एफडीआई, यस वी हैव, बट इट इज नॉट करेक्ट आंसर। एफडीआई जो है, एफडीआई के मामलों में कुछ देशों को हम प्राथमिकता देते हैं, परंतु ये क्या है, करेक्ट आंसर नहीं है। India's double taxation avoidance agreement with Mauritius, this is the correct one। भारत का मॉरिशस के साथ दोहरा कराधान बचाव समझौता है। इस कारण से क्या होता है, मॉरिशस से हमारे यहाँ जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो इन कंपैरिजन बाकी कंट्रीज में थोड़ा ज्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ब्राजील, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, अकॉर्डिंग टू UNCTAD। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगरीज इन इमर्जिंग इकोनॉमी। ठीक, सो यूनाइटेड नेशन के जो एक CTAD ऑर्गेनाइजेशन है उस आधार पर देखा जाए तो किसको इमर्जिंग इकोनॉमी के नाम से जाना गया है, तो तीनों देश। ठीक है, कौन सा, ब्राजील, मैक्सिको और दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों को हम किस नाम से जानते हैं, इमर्जिंग इकोनॉमी की कैटेगरी जो है वहां पे रखते हैं। तो उसका कैटेगरी का आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो डी होगा। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है आप लोगों के सामने, UNCTAD। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, वो आपकी प्रेजेंस को क्या करेगा, मार्क करने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट्स क्वेश्चन नंबर 5। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्ड आसियान। ठीक है, आसियान देश के बारे में आप लोग जानते हो, 10 देशों का एक समूह है जो भारत के जो ईस्टर्न एरिया है वहां पर है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन हैज 10 मेंबर स्टेट्स, one candidate member state and one observer state।
ठीक है, एक उम्मीदवार सदस्य और एक पर्यवेक्षक है, तो इस आधार पर आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो जाता है, वो करेक्ट हो जाता है, क्योंकि 10 देशों का एक समूह क्या है, आपका आसियान है। दूसरा, ASEAN was founded on 8th of August 1967 with 5 members: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. आसियान की स्थापना 8 अगस्त को हुई थी, जिसके 5 देश इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। ठीक है, तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये भी क्या है, ये भी करेक्ट है। अगला आता है, द आसियान इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन दैट एम्स टू एक्सेलरेट एग्रीकल्चर ग्रोथ। नहीं दोस्त, यहां पर एक थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, एग्रीकल्चर ग्रोथ इज नॉट द वर्ड, दे आर द रीजनल ग्रोथ जो उनका है उस पर उनका फोकस है, रीजनल कोऑपरेशन जो है उस पर उनका फोकस है। इस आधार पे थर्ड वाला स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएंगे, 1 and 2। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, with reference to BRICS countries consider the following statement। BRICS countries कौन कौन सा है भाई, तो एक आपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना है ब्रिक्स, जहां पे आता है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। शुरुआत में 4 देशों का देश था, बाद में 5वां कौन, साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा। तो देख लेते हैं। इसके आधार पर हमें क्या है, ब्रिक्स देशों के आधार पर संदर्भ में हमें इन कथनों पर विचार करना है और कौन से सही कथन है उसके ऊपर बात करनी है। तो पहला स्टेटमेंट कहता है, प्रेजेंट चाइनाज जीडीपी इज मोर देन द कंबाइंड जीडीपी ऑफ ऑल 3 अदर कंट्रीज। द पॉइंट इज करेक्ट। ठीक है, पहले वाला जो है वो क्या है, वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड, चाइनाज पॉपुलेशन इज मोर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ एनी अदर 2 कंट्रीज। पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि भारत उसके साथ में है, तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ए जो है वो सही है, क्योंकि भारत, नाउ इंडिया इज द मच मोर पॉपुलेट देन द चाइना। Question number 7. Stratton Commission established by President of the United Nations General Assembly was in the international news. The commission was supposed to deal with. संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा स्थापित स्टिग्लिट्ज आयोग अंतरराष्ट्रीय समाचारों में था। इससे ये किन चीजों से निपटेगा, क्या इसका मेन जो है वो काम रहेगा। तो इसका जो मेन काम है वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम जो है उसको एक्सप्लोर करना और एक सस्टेनेबल ग्लोबल ऑर्डर डेवलप करना, वो इसका मेन काम है। तो उस आधार पे जो करेक्ट ऑप्शन बनता है वो बनता है बी, वैश्विक वित्तीय प्रणालियों का कामकाज तथा अधिक टिकाऊ वैश्विक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के तरीकों और साधनों की खोज करना। ठीक है, द वर्किंग ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम एंड एक्सप्लोर वेज एंड मीन्स टू सिक्योर मोर सस्टेनेबल ग्लोबल ऑर्डर। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 7 द करेक्ट ऑप्शन इज B. Now the next question, question number 8, and question number 8 talk about as regards to the use of international food safety standard as reference point to the dispute settlements, which one of the following does WTO collaborate with? विवाद निपटावन के लिए संदर्भ में बिंदु के रूप में अंतरराष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों के उपयोग में WTO निम्नलिखित में से किसके साथ सहयोग करता है। तो पहला आएगा कॉडेक्स एलिमिनेशन कमीशन। ठीक है, तो पहले वाला करेक्ट है। ठीक, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ स्टैंडर्ड यूजर्स नहीं, ये कोई भी करेक्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 8, कोडेक्स एलिमिनेटरी आयोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 says consider the following actions by the government: cutting the tax rate, increase the government spending, abolition of the subsidies. In context of economic recession, which of the above actions can be considered as a part of fiscal stimulation package? सरकार द्वारा कर दरों में कटौती, सरकारी खर्च में वृद्धि, सब्सिडी समाप्त करना, आर्थिक मंदी के संदर्भ में उपरोक्त में से कौन सी कार्रवाई राजकोषीय प्रोत्साहन जो पैकेज है उसका हिस्सा मानी जाएगी। तो एक सिंपल सा समझिए, अगर रिसेशन है मतलब बाजार में फ्लो ऑफ मनी जो है, मुद्रा का प्रवाह जो है वो कम है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, फ्लो बढ़ाना पड़ेगा, आपको प्रवाह जो है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कटो में टैक्स में कटौती होगी तो क्या होगा, बाजार पे ज्यादा पैसा जो है वो बाजार में आएगा। ठीक है, तो पहले वाला क्या हो गया, सही हो गया। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकार अगर खर्चा करेगी, सरकारी खर्च में वृद्धि होगी तो भी बाजार में क्या आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, तो दूसरा भी करेक्ट है। एबॉलिशन ऑफ सब्सिडी, अगर सब्सिडी खत्म होगी तो चीजें और क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, और पहले ही पैसा नहीं है और रिसेशन के में सब्सिडी खत्म होने से महंगा हो जाएगा तो उसे और कोई भी नहीं खरीदेगा, तो तीसरा नहीं आएगा। इस तरह से करेक्ट ऑप्शन बनेगा 1 and 2, दैट इज क्वेश्चन मींस आंसर इज द ए फॉर क्वेश्चन नंबर 9।
Now the next question, question number 10. Question number 10 says, as a result of their annual survey, the National Geographical Society in international polling from GlobeScan gave India top rank in GreenDex 2009 score. What is this score? Basically ये जो क्वेश्चन है 2009 में पूछा गया, उस समय की करंट अफेयर से निकाला गया है क्वेश्चन है. सो इस तरह से इस आधार पर तो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा, इट्स मेजर ऑन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल कंज्यूमर बिहेवियर इन डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, तो ये क्वेश्चन बाद में भी पूछा जा सकता है, तो ये क्वेश्चन अपने मायने रखता है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा, ये विभिन्न देशों में पर्यावरण की दृष्टि में टिकाऊ उपभोक्ता व्यवहार का एक उपाय के रूप में देखा जाता है. तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए. बट ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2009 के करंट अफेयर से पूछा गया है. अभी भी हो तो ऑर्गेनाइजेशन तो क्या करेगी, इसी सेगमेंट में काम करने वाली है. तो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. So next is the question number 11. Question number 11 talks, in the context of bilateral trade negotiation between India and European Union, what is the difference between European Commission and European Council? ठीक है, तो ये सवाल जो है ये पूछता है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो द्विपक्षीय समझौता हुआ है, उस समझौते के हिसाब से यूरोपियन आयोग और यूरोपियन कमीशन के अंदर, परिषद के अंदर क्या अंतर है. सो पहला जो पॉइंट निकल के आता है वो कहता है, यूरोपियन कमीशन रिप्रेजेंट द ईयू in trade negotiation, whereas European Council participate in the legislation of matter of pertaining economic policies of the European Union. यूरोपियन आयोग व्यापार वार्ता में यूरोपियन संघ का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि यूरोपियन परिषद है यूरोपियन संघ की आर्थिक नीतियों से संबंधित है. तो पहले वाला जो स्टेटमेंट है वो जो है वो इनकरेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट कहता है, यूरोपियन कमीशन कंप्राइजेस द हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट मेंबर कंट्रीज, वेयरएज यूरोपियन काउंसिल कंप्राइज द पर्सन नॉमिनेटेड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट. यूरोपियन आयोग के सदस्य देशों में राष्ट्राध्यक्ष व सरकार प्रमुख शामिल होते हैं, जबकि यूरोपियन परिषद में यूरोपियन संसद दवा नामित दोनों शामिल होते हैं. तो ये जो दोनों स्टेटमेंट है पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो दोनों गलत है. इसलिए जो ऑप्शन आएगा ना तो डी आएगा कि न तो ए सही है, नहीं आपका जो बी वाला फर्स्ट सही है, नहीं जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही है. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 says, consider the following action with which the government can take. Which of the following action can be help reducing the current account deficit? चलिए, एक सवाल यहाँ पर पूछा गया है और वो आया है चालू खाते के ऊपर आपका जो घाटा है उस घाटे को लेकर. अब ये चालू खाता जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट कहाँ पर ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है, तो आप लोगों को शायद थोड़ा सा क्लियर होगा कि भारत का जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो है, ठीक है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, उस बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो हिस्सा होता है उसमें दो अकाउंट होते हैं. एक होता है आपका करंट अकाउंट और दूसरा होता है आपका रेवेन्यू अकाउंट. मतलब यहाँ बड़ा क्लियर है कि जो करंट अकाउंट है ये आपका जो ट्रेड व्यापार घाटा होता है, ट्रेड डेफिसिट, उससे संबंधित होता है. ठीक है, चालू खाता जो है वो कहाँ निकल के आता है, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है, जहां आप फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन इनफ्लो एंड आउटफ्लो है उसको मैनेज कर रहे होते हो. उस आधार पर अगर क्वेश्चन देखा जाए तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्शन जो है वो ले सकते हैं, किस चीज के लिए, करंट अकाउंट चालू खाते के घाटे जो है उसको आपको कम करने के लिए. पहला, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, घरेलू मुद्रा का अवमूल्यन करना. ठीक है, ये ऑप्शन हो सकता है, हाँ ये हो सकता है. इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, इसका जो डिवैल्यूएशन का मतलब क्या निकल के आता है, मान लीजिए आप आज आपका जो $1 है उसके अगेंस्ट में हम 82 रुपीज या 84 रुपीज इंडियन करेंसी क्या कर रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं. ठीक, इसको कम करके हमने क्या कर दिया, $1 बराबर डिवैल्यूएट करके हमने इसको मान लेते हैं, फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं 90 रुपीज कर दिया. मतलब हमने हमारी डोमेस्टिक करेंसी का जो मूल्य उसको क्या कर दिया, घटा दिया. इससे क्या होगा, इससे आपका जो इंपोर्ट है वो इंपोर्ट क्या हो जाएगा, वो कॉस्टली हो जाएगा, महंगा हो जाएगा. कैसे, मान लो अगर कोई $100 का आइटम है तो वो 8 मीन्स इस तरह से 82 रुपए के हिसाब से 8,200 रुपए का आ रहा है, और वही आइटम अब कितने का हो जाएगा, 9,000 रुपए का आ जाएगा. तो महंगा हो जाएगा भारत में, तो उसका जो मीन्स इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा. और ये उम्मीद की जाती है कि इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है वो सस्ता और महंगा हो जाएगा, मीन्स सस्ता हो जाएगा, जिससे हमारा एक्सपोर्ट जो है बढ़ेगा. इस एजम्पशन के आधार पे जो डिवैल्यूएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी है ये सही हो जाएगा. सेकेंड, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी.
ठीक है, ये वाला ऑप्शन ले सकते हैं क्या? अगर हम रिडक्शन करेंगे एक्सपोर्ट सब्सिडी में तो उसका ऑप्शन क्या होगा? तो उसका ऑप्शन ये आएगा कि लगभग लगभग जो भारत का जो जिसको अपन कहते हैं ना कि जो लागत है एक्सपोर्ट की वो क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लागत बढ़ेगी आपके निर्यात की, तो निर्यात जो है वो महंगा हो जाएगा। तो अगर महंगा निर्यात होगा तो उसमें रिडक्शन आएगा, और यहाँ हमें उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, निर्यात को बढ़ाना है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आ सकता, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो हट जाएगा। थर्ड, एडोपिंग सुटेबल पॉलिसीज विच अट्रैक्ट ग्रेटर एफडीआई फ्रॉम द एफआईआईज। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, उपयुक्त नीतियों को अपनाना पड़ेगा जिससे एफडीआई और एफआईआई में अधिक धन आकर्षित क्या है हो सके। तो थर्ड वाला इज करेक्ट। तो इस तरह से आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी, क्योंकि 1 एंड 3 बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन। Now the next one, question number 13. Question number 13 talks, a rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect. What is the base effect? ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि वो बेस इफेक्ट जो है वो क्या रहेगा। तो एक सिंपल सा पार्ट है, जब भी आप किसी चीज का कैलकुलेशन जो है आप दो तरह से करते हो। कैसे करते हो? एक आप करंट ईयर के प्राइस पे करते हो, और दूसरा जो है आप बेस ईयर के प्राइस पे करते हो। तो कई बार आपके यहाँ जो इन्फ्लेशन तेज होता है वो किस कारण से होता है, बेस ईयर के प्राइस के कारण से होता है। तो समझिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, वो आएगा सी, इट इज इम्पैक्ट ऑफ द प्राइस लेवल ऑफ द प्रीवियस ईयर्स ऑन द कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन रेट। क्योंकि अगर मान लेते हैं, सिंपल सा आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल का अगर मैं रेट देखूं, या अभी वर्तमान में सबसे ज्यादा अगर महंगा कुछ हुआ उस चीज के आधार पर हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि जनवरी जो आपका मंथ था उसमें पेट्रोल का रेट जो है 1110 था, और अभी जब हमारा मंथ चल रहा है दैट इज ऑफ द जुलाई, इसमें ये 150 है। तो ये जो राइज है पर्टिकुलर क्या है, करंट ईयर प्राइस पे राइज है। पर जब बेस ईयर के आधार पर देखा जाएगा तो उसका प्राइस हो सकता है, जब 11-12 के आधार पर देखा जाता है तो 60 रुपीज था, तो वहां पे राइज और ज्यादा दिखेगा। तो आपका जो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट दिखता है वो किस आधार पे दिखता है, बेस ईयर के आधार पे दिखता है। तो यहाँ पर जो आएगा, यह मुद्रास्फीति की दर गणना के पिछले मुख्य स्तरों पर रहेगी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 14, A closed economy is an economy in which, ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें द मनी सप्लाई इज फुल कंट्रोल, मुद्रा आपूर्ति पूरी तरह से नियंत्रित तो नहीं। ठीक है, सेकंड आएगा डेफिसिट फाइनेंसिंग टेक प्लेस, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। थर्ड है ओनली एक्सपोर्ट्स टेक प्लेस, केवल निर्यात होता है, ये भी सही नहीं है। न तो निर्यात हो, नहीं नाइदर एक्सपोर्ट्स नॉर इंपोर्ट टेक प्लेस, ठीक है, न तो निर्यात होता हो नहीं आयात होता हो। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाएगा, जहां आपके व्यापारिक संबंध जो है वो उपस्थित न हो, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में रखते हैं। तो आपका जो 14 है उसका जो क्वेश्चन आंसर आएगा वो आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15, कार्ल मार्क्स एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लास स्ट्रगल विद द हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के हिसाब से बताया? तो वो है आपका डायलेक्टरिज्म मटेरियलिज्म। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं ना आपका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15 जिसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी, द्वंदात्मक भौतिकवाद। जहां उन्होंने एक्सप्लेन किया दैट कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन नेचुरल रिसोर्सेज को आप क्या नहीं कर सकते, किसी पर्टिकुलर क्लास के कंट्रोल में नहीं दे सकते। उस पे क्या रहेगा, देयर शुड बी द इक्वल राइट्स ऑफ द पीपल ना, मास का कंट्रोल या समान अधिकार होना चाहिए। तो वो कौन सा थ्योरी कहता है, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी फॉर क्वेश्चन नंबर 15। Question number 16, both foreign direct investment and foreign institutional investors are related to the investment in a country. Which of the following statement best represent an important difference between the two? प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी संस्थागत निवेश दोनों ही किसी देश के निवेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें एक सही जो अंतर है वो अंतर को एक्सप्लेन करता है? FII helps better management skills and technology while FDI only brings in capital। गलत हो जाता है भाई, ठीक है, क्योंकि वो दोनों चीज लेके आता है, टेक्नोलॉजी भी लेके आता है, इन्वेस्टमेंट भी लाता है, सब लाता है आपका FDI। FII help in increasing capital availability in general while FDI only targets specific sector। तो B is the correct ना। FII क्या करता है, एक सामान्य रूप से आपका शेयर मार्केट वगैरह में निवेश करके कैपिटल फ्लो बढ़ा देगा, जबकि FDI वो टारगेटेड काम करेगा। तो B is the correct।
एफडीआई फ्लोज ओनली इन द सेकेंडरी मार्केट, वाई एफआईआई टारगेट प्राइमरी मार्केट, ये भी नहीं है। ठीक है, एफआईआई इज कंसीडर टू बी द मोर स्टेबल देन एफडीआई, ये भी नहीं है। एफडीआई इज मोर स्टेबल देन एफआईआई। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 17, with reference to the look east policies of India, consider the following statement. India wants to establish itself as an important regional player in the East Asian affairs. ठीक है, हमें क्या करना है, लुक ईस्ट पॉलिसी जो उसके आधार पे स्टेटमेंट देखना है। भारत की पूर्व की ओर देखो नीति जो है, उस आधार पर निम्न कथनों का विचार करना है कि इनमें से कौन सा सही है। इंडिया वांट टू एस्टेब्लिश इटसेल्फ एन इंपॉर्टेंट रीजनल प्लेयर इन ईस्ट एशियन अफेयर्स। भारत पूर्वी एशियाई मामलों में खुद को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय खिलाड़ी के रूप में स्थापित करना चाहता है, ट्रू। इंडिया वांट्स टू प्लग द वैक्यूम क्रिएटेड बाय द टर्मिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर, नहीं, ये वाला पॉइंट गलत है। भारत ऐसा कोई वैक्यूम क्रिएट नहीं करना चाहता, नहीं उसको यूज करना चाहता है। थर्ड, इंडिया वांट्स टू रिस्टोर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल टाइज विद द नेबर्स इन द साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। भारत दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई में अपने पड़ोसी के साथ एशियाई व सांस्कृतिक ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बहाल करना चाहता है। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, बी। 1 and 3 is correct, second is not correct. Next, question number 18, regarding the इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में इनमें से कौन सा जो कथन है वो सही है। इट कैन ग्रांट लोन टू एनी कंट्री, नहीं, वो बड़ा चेक वेक करके देता ना, बड़ा अलग ही काम है इनका। इट कैन ग्रांट लोन टू ओनली डेवलप्ड कंट्री, ये भी नहीं है। इट कैन लोन टू ओनली मेंबर कंट्रीज। सो इसके आधार पर जो गिवन क्वेश्चन है उस आधार पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बनता है सी। ठीक है, क्योंकि वो किसको लोन देता है, वो खाली सदस्य देशों के साथ डील करता है। क्वेश्चन नंबर 19, why is the offering of teaser loan by the commercial bank a cause of economic concern? वाणिज्यिक बैंकों के बाद टीजर लोन की पेशकश आर्थिक चिंता का कारण है। अच्छा, टीजर लोन क्या होता है, तो टीजर लोन वो लोन होते हैं जो पर्टिकुलर स्कीम बेस्ड होते हैं और जिसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो टाइम ड्यूरेबल के साथ क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है एज ऑफर जैसा अच्छा हो जाए। ठीक है, तो वो चिंता का कारण क्यों है। The teaser loan are considered to be the aspect of subprime lending and bank may be exposed to the risk of defaulter in future. Teaser loan subprime lending का एक पहलू माना जाता है और भविष्य में बैंकों को डिफॉल्टर्स की जोखिम का सामना कर पड़ सकता है। तो A is the correct in India. Teaser loan are mostly given to inexperienced entrepreneurs to set up manufacturing and exports unit. नहीं, ये वाला सेकंड वाला गलत है। तो A is the correct option for the question number 19. Question number 20. स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR फैसिलिटी इज अवेलेबल एट। ठीक है, SDR की फैसिलिटी कहां पर अवेलेबल है, तो आप लोगों ने कई जगह पढ़ा होगा दैट IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इज द ऑर्गेनाइजेशन हु डील्स विद SDR। तो एक अकेला ऑप्शन है, तो कौन सा आएगा, A इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, आप लोग अगर लगातार कल्पाक्ष के साथ बने हैं, डू शेयर द थैंक्स, डू शेयर अमंग द फ्रेंड्स एंड डू लाइक इट ऑल्सो ना। आप कमेंट लाइक करें, सब करें, ये हमसे हो नहीं पाएगा ना बार बार, तो जरूर आप अपनी तरह से इस चीज को शेयर कीजिए एंड जस्ट हेल्प द इनिशिएटिव टू रीच मोर एंड मोर पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। Question number 21. IMF was established to meet which of the following objective? IMF की स्थापना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुई। प्रमोटिंग इंटीग्रेशन इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ाना, तो पहला तो करेक्ट है। एक्सपांडिंग इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का विस्तार करना, ये भी सही है। थर्ड, लेसनिंग द डिसइक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन में असंतुलन को कम करना। अवॉइडिंग कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव एक्सचेंज, प्रतिस्पर्धा विनिमय मूल्यह्रास से बचाना, नहीं, ये वाला जो है ये D4 इज द इनकरेक्ट। तो जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा A, 1, 2 एंड 3। तो IMF का एस्टेब्लिशमेंट यही हुआ ना, क्योंकि जब आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पूरा के पूरा विश्व जो है वो डिस्ट्रक्ट हो गया, तो उसको फिर से रिक्रिएशन के लिए, एक इक्विलिब्रियम सेटअप करने के लिए और सब में समानता लाने के लिए आपने क्या किया, आपने IMF का एस्टेब्लिशमेंट किया।
क्वेश्चन नंबर 22, वर्ल्ड बैंक हेल्प्स कंट्रीज विद द लोन फॉर द पर्पस ऑफ। वर्ल्ड बैंक क्या करती है, किस चीज के लिए लोन देती है? तो पहला आएगा पुनर्निर्माण और विकास। अभी मेरा जो लास्ट स्टेटमेंट था उसी स्टेटमेंट में मैंने आप लोगों से कहा कि आईएमएफ और अच्छा ये एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, तो बेसिकली आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, आईबीआरडी और दूसरा आईएमएफ, ये दोनों, इनको बेटलवन ट्विंस कहा जाता है, दोनों का एस्टेब्लिशमेंट साथ में हुआ। तो बेटलवन ट्विंस जो है, आईबीआरडी बाद में क्या बना, वर्ल्ड बैंक बना। इसकी शुरुआत क्यों हुई, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के लिए। तो पुनर्विकास वाला, पुनर्निर्माण एवं विकास है, वो करेक्ट ऑप्शन है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, द डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग। तो कौन निकाल के लेके आता है, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज ड्राफ्टेड बाय विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द टर्म पेपर गोल्ड मीन्स, ठीक है, पेपर गोल्ड का शब्द का अर्थ क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ऑफ आईएमएफ, ठीक है, ये जो है ना आईएमएफ के एसडीआर, यही अपने आप में क्या माना जाता है, पेपर गोल्ड माना जाता है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 24, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 25, consider the following, which of these are agencies of United Nation। इनमें से कौन सी जो एजेंसी है वो किसकी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के आधार पर ये वर्ल्ड बैंक से संबंधित तीनों के चारों ऑर्गेनाइजेशन है। तो कुछ मिस्टेक यहाँ पे हुआ है पहले वाले क्वेश्चन में, इस कारण से आंसर में भी मिस्टेक है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक की ऑर्गेनाइजेशन है, तो चारों है, ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का एक भी हिस्सा नहीं है ना। वर्ल्ड बैंक आप अलग से रख सकते हो, बट आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और फिर आएगा आईएफएडी, ठीक है, जिसे कहा जाएगा इंटरनेशनल फाइनेंस। तो इसमें पर्टिकुलर जो ऑप्शन है वो सारे गलत। तो आपका 25 वाला क्वेश्चन जो है वो आप उसको अलग से निकाल सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 स्टेट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज एनुअल पब्लिकेशन ऑफ, ठीक है, विश्व विकास रिपोर्ट किसका एनुअल पब्लिकेशन है, तो दैट इज ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मेनी टाइम्स वी रीड अ टर्म फ्री मार्केट इन न्यूज़पेपर, व्हाट डज दिस मीन्स। हम अक्सर समाचार पत्रों में मुक्त बाजार के बारे में चर्चा करते हैं, इसका मतलब क्या है। इट इज अ मार्केट वेयर प्राइसिंग इज ड्रिवन बाय लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। हाँ, जहां कोई बाउंडेशन नहीं है ना, तो एक ऐसा बाजार जहां मूल्य निर्धारण आपूर्ति और मांग के नियमों के आधार पर होता हो। तो पहला तो करेक्ट हो गया भाई। ये फ्री मार्केट थिंग आर अवेलेबल विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, मुक्त बाजार में चीजें सरकार के प्रतिबंध के बिना उपलब्ध होती है, ये भी सही है। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि ड्रग्स गांजा वांजा सब उपलब्ध हो, उसका मतलब जो चीज लीगल है उनके आधार। In such market, goods are free from the extension influence such as buffer और कोटास। नहीं, ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है। आपका बफर स्टॉक और कोटास जो है वो तो हर जगह उपलब्ध रहेंगे एज पर द रिक्वायर्ड लीगलिटी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड वाला तो गलत हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट। तो डी जो है वो क्या बनेगा, आपका करेक्ट आंसर बनेगा फॉर द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 टॉक्स अबाउट अ कंट्री इज सेड टू बी अ डेब्ट ट्रैप इफ। किसी देश को ऋण जाल में तब कहा जाएगा जब कोई देश क्या करे, उसको कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़े, ठीक है, जिसे आपका जो पेमेंट है ना, लोन के लिए लोन लेना पड़े, वो क्या हो गया, वो आपका हो जाता है कर्ज मींस डेब्ट ट्रैप कहलाता है। कौन सा ऑप्शन कहता है, ठीक है, इट हैज टू बोरो मनी टू इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन, इट हैज टू बोरो मेक इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द स्टैंडिंग लोन। ये जो है बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, कर्ज मतलब कर्ज का ब्याज जो है आपका उस आधार पर। सो बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, Which among the following statement are true with regards to WTO membership, ठीक है, WTO सदस्यता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। तो पहला पूछा गया है, ठीक है, WTO all WTO members automatically receives most favored nation status। नहीं, सभी WTO स्टेट को क्या है, मोस्ट फेवर स्टेट नहीं दिया जाता, जिसको है उसी को दिया जाएगा। ओवर 75% ऑफ WTO member are from developing countries and the members allow them access to developed market at lower tariff। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ना कि WTO के 75 से अधिक सदस्य जो है, 75% से अधिक सदस्य जो है विकासशील देशों से,
और उन्हें कम टैरिफ पर विकसित बाजारों तक पहुंच प्रदान करती है। तो इसमें सेकेंड ओनली इज द करेक्ट, तो बी जो है वो करेक्ट है। ये चीज भारत को भी मिलती थी, परंतु 2019 में क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से स्टेटस क्या कर लिया, वापस ले लिया इन कंडीशन ऑफ अमेरिका। बाकी जगहों पे आज भी क्या है, बाकी डेवलप्ड नेशन में आज भी हमारे लिए उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिटेन वुड्स सिस्टम। ये सवाल में अभी कुछ देर पहले जब डब्ल्यूटीओ की बात कर रहे थे तब निकल के आपका वर्ल्ड बैंक की चर्चा कर रहे थे तब निकल के आया था। ठीक है, उसका मेन उद्देश्य जो है वो उद्देश्य क्या था, तो पहला है टू मेंटेन एक्सचेंज रेट ऑफ द ट्राइंग द करेंसी टू द यूएस डॉलर, अपनी मुद्रा को अमेरिकी डॉलर के बराबर करने के लिए विनिमय दर को बनाकर रखना, तो ये तो पॉइंट था। भुगतान टू ब्रिज टेम्पररी इम्बैलेंस ऑफ द पेमेंट, ठीक है, भुगतान में अस्थायी असंतुलन जो आया है उसको पाटना, तो बी बोथ आर द स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 30। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, which of the following international organization is India's member, ठीक है, कौन सी is India's member ना, कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन भारत का सदस्य है, ठीक है, मतलब उल्टा हो गया, भारत जिनका सदस्य है उस तरह से उन्होंने क्या है पूछा गया था। तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, हाँ हम है इसके, तो एक कदम है ना, ठीक है, एक का तो जो है वो हम है, फर्स्ट वाले के सेकंड आएगा आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी, हम ओईसीडी के मेंबर नहीं है, तो इस तरह से आपका जो करेक्ट ऑप्शन बनना है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन। तो हम खाली सिर्फ इन दोनों में से किसके मेंबर हैं, जो पहले वाला संगठन है उस अकेले के ही मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 32, which one of the following agencies given below is not rating agency of an economy, इनमें से कौन सी जो एजेंसी है वो रेटिंग एजेंसीज नहीं है। फिच है भैया, ठीक है, आपने नाम सुना है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंफॉर्मेशन सर्विसेज इंडिया लिमिटेड ये भी है, मूडीज जो है वो भी रेटिंग एजेंसी है, सेमुलस इन्वेस्टर ग्रुप जो है ये नहीं है, तो डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनता है क्वेश्चन नंबर आपके 32 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, कंसीडर द फॉलोइंग, और पूछा क्या गया है, विच ऑफ द आइटम्स गिवन अबव इज आर इंक्लूडेड इन नामा, NAMA में शामिल है। तो पहला मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट यस, फ्यूल प्रोडक्ट्स यस, फिश, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, सारी चीजें जो है NAMA में क्या है सम्मिलित है। आपके लिए एक छोटा सा सवाल है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAMA, डू इन द कमेंट बॉक्स, ठीक, इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनना है वो बनेगा डी, क्योंकि ऑल आर देयर इन दी NAMA। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, मैच द लिस्ट 1 and 2, एक तरफ WTO सेशन दे रखा है, दूसरी तरफ सेंटर दे रखा है कहाँ हुआ था, ठीक है, और आपको करेक्ट कोड जो है वो कोड बताना है। तो पहला जो था फर्स्ट सेशन ऑफ द WTO जो है वो हुआ था आपका सिंगापुर में, तो पहले का आ जाएगा 2, सेकेंड सेशन हुआ था जिनेवा में, थर्ड सेशन हुआ था आपका सेटल में US में, और फोर्थ हुआ था कहां पर, दोहा में, कतर में। तो 2, 3, 4, 1 बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी बिकेम ऑपरेशनल इन 1945, ये WTO वर्ल्ड बैंक का एक हिस्सा है। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी इज इंश्योरेंस विंग ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी 1945 में चालू की गई, तो इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो खाली 2, क्योंकि इसका एस्टेब्लिशमेंट 1960s के बाद में हुआ था, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ना वो आएगा 2 ओनली, मींस खाली दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 35। 36, कंसीडर द फॉलोइंग पिलर्स, डोमेस्टिक सपोर्ट, मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, घरेलू समर्थन, बाजार पहुंच, निर्यात सब्सिडी। Which of the following pillars given included in agreement on agriculture of the WTO, इनमें से कौन सा जो है शामिल है। तो तीनों जो चीजें हैं वो WTO के एग्रीकल्चर वाले एग्रीमेंट में सम्मिलित है, तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन बनना है वो बनेगा डी, मतलब सारे के सारे। 37, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज कंस्ट्रक्टेड विथ रेफरेंस टू, ठीक है, आपको एक कोड दे रखा है, वो कोड आपको बताना है कौन सा सही है। मानव विकास सूचकांक का निर्माण निम्न में से किस संदर्भ में किया जाता है। पहला, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यस, GDP पर कैपिटा, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो एंड एडल्ट लिटरेसी रेशियो, ये सारी चीजें आप बेसिकली अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखा जाएगा तो उसमें आप 3 चीजें जो है उनको क्या करते कंसीडर करते हो, एक होता है एजुकेशन, फिर होता है पर कैपिटा इनकम,
और थर्ड होता है आपका हेल्थ मींस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इन तीनों चीजों को कवर करना है। तो पहले वाला तो आ जाता है इसके अंदर। दूसरा आएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज बर्थ, रियल जीडीपी पर कैपिटा, कंबाइंड ग्रोथ एनरोलमेंट इन एडल्ट लिटरेसी। तो इस तरह से जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन निकल के आना है 182। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। द अनबैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल वाज प्रोपाउंडेड फर्स्ट बाय, ठीक है, असंतुलित वृद्धि मॉडल सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो वो आएगा अल्बर्ट ओ हर्शमैन, और सेकंड जो आएगा एस एस सिंगर एंड राहुल प्रिविश। तो इस तरह से ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39। हेरोड डॉमर मॉडल ऑफ ग्रोथ इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ देयर इक्वलिटी। ठीक है, किस मॉडल पर क्या है वो बेस्ड है, इनमें से कोड के आधार पे आपको क्या है बताना है। तो पहला है आपका पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ नहीं, दूसरा इन्वेस्टमेंट एंड एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ इनकम नहीं, एक्चुअल वारंटेड एंड नेशनल ग्रोथ रेट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वास्तविक वारंटेड और प्राकृतिक विकास दर पे काम करता है हेरोड एंड डॉमर मॉडल, तो सी इज द करेक्ट, थर्ड ओनली इज द करेक्ट। और ये हमने यूज किया था हमारे पहले वाला जो प्लानिंग था उस पहले वाले प्लानिंग के अंदर। फैक्टर एम्पावरमेंट एंडोमेंट, ठीक है, थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज कारक निधि सिद्धांत को निम्न नामों से भी जाना जाता है। तो पहला आएगा मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यस। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नहीं, रेसिप्रोकल डिमांड थ्योरी नहीं, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड। तो 1 and 4 इज करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 40। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 टॉक्स अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर इज एसोसिएट विद, ठीक है, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत किससे संबंधित है? तो अल्फॉक वेगर हाइपोथेसिस, एडोल्फ वैगनर की परिकल्पना से, ठीक है। बाकी सारे गलत है ना, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 41। जनरली आजकल ये चीजें आपकी इसमें नहीं है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है, हमको पता होनी चाहिए। सर अगला क्वेश्चन नंबर 42, दावा और कारण बताया गया है। तो दावा कहता है देयर इज अ नेचुरल टेंडेंसी टू कोलाउड अंडर ओलिगोपोली, ठीक है, अल्पाधिकार के अंतर्गत मिलीभगत की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। सेकंड कहता है इंटरडिपेंडेंस ऑफ फर्म इज ऑलिगोपोलिस्टिक मार्केट, अल्पाधिकार बाजारों में फर्मों की परस्पर निर्भरता है। तो बोथ आर करेक्ट, और जो दावा है वो कारण जो है वो सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 42। 43 दावा कहता है इन शॉर्ट रन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ आउटपुट इज द कॉस्ट ऑफ एडिशनल लेबर इन मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है। दावा कहता है अल्पावधि में उत्पादन की सीमांत लागत उत्पादन में प्रयुक्त अतिरिक्त श्रम और सामग्री की लागत होती है। तो ये जो ए स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। मटेरियल एंड लेबर यूज टू द प्रोडक्शन अलोन वेरी इन शॉर्ट रन, अकेले उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री और श्रम अल्पावधि से भिन्न होते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये भी सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस तरह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 44, पोस्ट रिफॉर्म लिबरल ट्रेड पॉलिसी हैव स्टिमुलेटेड इंडियाज ग्रोथ, सुधार के बाद उदार व्यापार नीतियों ने भारत के विकास को प्रेरित किया है। पहला सही कहता है। दूसरा कहता है प्राइवेट एंटरप्राइजेस गॉट अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दिस इज द ओनली रीजन। प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ हुआ तभी आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ी है, और उसमें लिबरलाइजेशन का पार्ट है। ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 44। 45 दावा कहता है यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम विच वन कैन बी एक्सक्लूडेड एंड प्योर प्राइवेट गुड्स, ऐसी वस्तुएं और सेवाओं का उपयोग जिनमें किसी को बाहर रखा जा सकता है, शुद्ध निजी वस्तुएं होती हैं। सच गुड्स एंड सर्विस आर नॉट प्रोवाइडेड फ्री बाय द स्टेट, ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को राज्य द्वारा निःशुल्क प्रदान नहीं किया जा सकता। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 45। 46 अ कंट्री इज पुअर बिकॉज इट इज पुअर, एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है। Income of a poor country is low, so its saving and investment are low. Low investment limits to the productive capacity and which leads to the low output and income. तो इस तरह से आपका जो वास्तविक आंसर है बी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 46। 47
असर्शन एंड रीजन, दावा कहता है ऑल हिस्टोरिकल इवेंट्स आर द रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस इकोनॉमिक स्ट्रगल बिटवीन डिफरेंट क्लासेस एंड ग्रुप्स इन सोसाइटी। सभी ऐतिहासिक घटनाएं समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों के बीच निरंतर आर्थिक संघर्ष का परिणाम है। पॉइंट सही है। The struggle is because of the conflict between the mode of production and value attached to the roles of different agents of the production। ठीक है, यह संघर्ष उत्पादन के तरीके और उत्पादन के विभिन्न एजेंटों की भूमिका से जुड़े मूल्य के बीच संघर्ष के कारण है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इस कारण से बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 47। 48 दावा कहता है के एल समय विल एडजस्ट थ्रू द टाइम टू द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ द रेशियो। समय के साथ में अनुपात में संतुलित मूल्य पर समायोजित किया जाएगा। द टेक्निकल कोएफिशिएंट ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स्ड। उत्पादन के तकनीकी गुणांक जो है वो निश्चित है। इसका जो इस तरह से करेक्ट ऑप्शन जो आएगा बी आएगा, बट ये अभी आपके सिलेबस वाले पार्ट में नहीं रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, इन्वेस्टमेंट हैज अ डिमांड इफेक्ट। निवेश का मांग पर प्रभाव पड़ता है। इन्वेस्टमेंट ऑगमेंट द प्रोडक्टिविटी एंड इनकम इन द इकोनॉमी। निवेश अर्थव्यवस्था में उत्पादन और आय को बढ़ाता है। तो बोथ द स्टेटमेंट इज करेक्ट और बी इज द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 49। 50, एग्रीकल्चर इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल ऑफ इंडिया इन इंडिया। पॉइंट तो करेक्ट है। मेजर ऑफ द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट शुड बी अंडरटेकन। कृषि विकास के लिए उपाय किए जाने चाहिए, ये बात भी सही है, पर इस कारण से तो नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ए तो करेक्ट है पर आर करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, इन द फॉलोइंग रिग्रेसिव इक्वेशन। ठीक है, ये जनरली अब डिमांड वाले पार्ट से आपसे नहीं पूछा जाता, बट हम एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग रिग्रेसिव इक्वेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स 0 एंड नहीं, ये वाला क्वेश्चन जनरली छोड़ दीजिए, इस तरह से हम लोग जनरली कवर नहीं करते हैं। तो 51 इज आउट। 52, आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड द थ्योरी ऑफ डिमांड। मांग के सिद्धांत और कालानुक्रमिक विकास के क्रम की पहचान करें। मार्शल्स थ्योरी ऑफ डिमांड, इंडिफरेंस कर्व्स, रेवल्ड प्रेफरेंस थ्योरी एंड वीक प्रेफरेंस ऑर्डरिंग थ्योरी ऑफ डिमांड। इन चारों में से कौन सा है? तो 1 2 3 4 चारों के चारों क्या है, इस चीज को डिफाइन करता है। तो 52 का जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा डी। 53, आइडेंटिफाई द करेक्ट chronological order of following theories. Cambridge version of quantity theory of money, Fisher's version of the quantity theory of money, Tobin's theory of demand for money and Baumol's theory of demand for inventory। इन चारों में का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर निकालना। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो बनेगा वो बनेगा पहले सेकेंड, फिर 1 एंड 4 एंड 3। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 53। 54, identify the correct chronological order of the following। ठीक है, तो पूछा गया है केन्स कंजप्शन फंक्शन, ए इज सबसे पहले आया था। सेकंड आएगा रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, देन आएगा आपका फाइडमैन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, और फिर आएगा लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो इस तरह से सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 54। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, identify the correct chronology and stages of Marxian model of economic development। capitalist crisis, capital accumulation and surplus value, fourth materialistic interpretation of history। इन सब में कोडों को क्या करना है, हमको सही जो इनका जो आपका क्रोनोलॉजी, उस क्रोनोलॉजी को एक्सप्लेन करना है। तो करेक्ट बनेगा सबसे पहले मटेरियल वाला, materialistic, फिर surplus and then capital, then capital accumulation, then capital crisis। तो 4 3 2 1 C is the correct option for question number 55। question number 56, the sequencing process of Herold's model development is। ठीक है, तो उसका क्या कहना है? तो उसका कहना है पहले एक्चुअल ग्रोथ रेट पे फोकस कीजिए, फिर उसका कहना है कि वारंटेड ग्रोथ रेट आपका होना चाहिए, फिर उनका कहना ठीक है पहले फिर उसका वारंटेड ग्रोथ रेट जो है वो होना चाहिए। तो इसका क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। देन नेचुरल ग्रोथ रेट होना चाहिए, देन डाइवर्जेंस। तो इस तरह से बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर हेरोड्स मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 56। 57, अरेंज द फॉलोइंग समिट्स ऑफ द सार्क मेंबर्स इन ऑर्डर टू which these were organized। न्यू दिल्ली, बेंगलोर, इस्लामाबाद एंड काठमांडू। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें अगर देखा जाए तो बेंगलोर में ऑर्गेनाइज किया गया, देन
Bangalore, then Kathmandu, then Islamabad, then New Delhi. 2431. C is the correct option for question number 57. Next question. Question number 58. Arrange the structure of balance of payment accounts in which this item appears. Capital account, error and omissions, current account, official settlement account. ठीक है, भुगतान संतुलन की खातों की संरचना को व्यवस्थित करे जिसमें ये आइटम दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो भी बनेगा। ठीक है, तो 3142 बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 58. 59. State the order of appointments of the following as chairman of finance commission. इनमें से किसको क्या बनाया गया था, चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किया गया था। सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा आपके केसी नेगोय नियोगी, तो पहला आएगा केसी नियोगी, फिर ए के चंदा, फिर आएंगे आपके के ब्रह्मानंद रेड्डी, और फिर आएंगे आपके एनपीके साल्वे। तो 1423 बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 59. Next question, question number 60. Indicate the sequence of the following in terms of the implementation: income tax, expenditure tax, value added tax and fringe benefit tax. कार्यान्वयन के संदर्भ में निम्नलिखित का क्रम बताइए। तो इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 इसी तरह से एक के बाद एक सही सीक्वेंस इनका मेंशन है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 60 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि पहले इनकम टैक्स, एक्सपेंडिचर, वैल्यू एडेड और फ्रिंज बेनिफिट। 61. डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच फॉलोइंग वर डेवलप्ड। ठीक है, इनमें किस तरह से उनका एक क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपका क्या है, डिटरमाइन द ऑर्डर, कैसे कैसे इसका शुरुआत हो, इस क्रोनोलॉजी के आधार पर इसको क्या करना है, मेंशन करना है। फिशर्स एफ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ मोर देन 2 सैंपल, गॉसेट टेस्ट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द मीन ऑफ 2 सैंपल्स, पर्सन्स कॉलोरेशन कोएफिशिएंट, स्पेमन्स रैंक कॉलोरेशन कोएफिशिएंट। इन चारों को हमको क्या करना है, मेंटेन करना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा पियर्सन वाला, देन इसका करेक्ट है 3214, तो इसमें सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 61. क्वेश्चन नंबर 62, दो लिस्ट दे रखा है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, सही कोड जो है उसको मैच करवाना है। तो पहला आएगा आपका किंग डिमांड कर्व हाइपोथेसिस, जो विलियम बाउमोल या पॉल स्वीजी कौन जो लेकर आए हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो आएगा पॉल स्वीजी। ठीक है, तो सेकंड आएगा सेल्स मैक्सिमम मॉडल ऑफ ऑगिपॉली, तो वो आएगा विलियम बाउमोल। ठीक है, फिर आएगा आपका सी वाला सोशल वेलफेयर क्रिएशन, तो दैट द बर्गसन। और फोर्थ है लॉ ऑफ इनविजिबल हैंड, तो उसमें आएगा एडम स्मिथ। तो इस तरह से 2143 बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 62. नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर दो लिस्ट दे रखा है एंड आपसे पूछा गया है करेक्ट कोड। तो पहला है मनोविज्ञान उपभोग का नियम, ये किसने दिया, तो मनोविज्ञान उपभोग का नियम दिया जे एम किन्स ने। तो पहला जो ऑप्शन बनेगा वो क्या बनेगा, द फर्स्ट इज द 2. सेकेंड जो बनेगा टाइम प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, समय वरीयता रुचि, तो इस तरह से एवरेन फिशर जो है उन्होंने ये दिया, तो 2-1. देन पब्लिक चॉइस व्यू फ्लेमिंग, वो कौन दिए, तो वो गोल्डन तलाक का जो मॉडल है वो आएगा। इन द लास्ट इज 3, तो 2143 सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 63. क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन नंबर 64 से अच्छा कौन सी स्कीम कब लॉन्च किया गया और कौन कहां से बिलोंग करता है, इस तरह से आपको क्या है पूछा गया है इन पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। तो पहला है मिड डे मील जो स्कीम है उसको शुरू कब किया गया, तो मिड डे मील वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1995, तो पहले का 2 बनेगा। अच्छा पहले का 2 बन रहा है तो पूरा कोड ही क्लियर हो रहा है, 2143 एक ही में है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 64. क्वेश्चन नंबर 65, मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अच्छा इसमें पूछा गया है कौन सी चीज किससे डिपेंड करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 का पहला पॉइंट आता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, बैंक रेट किसका हिस्सा है बैंक रेट ना, तो पहले का आएगा 4. सेकंड ट्रेड पॉलिसी क्या करेगा आपका, तो ट्रेड पॉलिसी आपका इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से डील करेगा, तो 4-3 जो है वो सही बनेगा। देन क्रेडिट पॉलिसी वो मार्जिन मनी जो उसको डील करने वाला है, और आखिरी का फिस्कल पॉलिसी टैक्स रेट को देखेगा। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, 4321 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 65. क्वेश्चन नंबर 66, ठीक है, एक तरफ बंदे का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ उनकी जो थ्योरीज वगैरह उनको दे रखा है, वो करेक्ट ऑप्शन जो है वो निकालना है।
सो पहला है आपका जे एम बुकानन, इन्होंने क्या दिया था, तो इन्होंने फंक्शनल फाइनेंस के बारे में बात की थी, पब्लिक चॉइस थ्योरी या फेडरल फाइनेंस, तो इनका था पब्लिक चॉइस थ्योरी, तो पहले का जो ऑप्शन है वो बनेगा 3। सेकेंड फिंडले शेरी, ठीक है, फाइलेंट सॉरी, इनका क्या है, तो इनका आपका था कैनन्स ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो 3-1। और देन है आपके जे आर एन भागवा, ठीक है, तो इनका जो क्वेश्चन बने वो है आपका फेडरल फाइनेंस, और लास्ट आएगा आपके दैट इज फंक्शनल फाइनेंस, तो 3-1-4-2 बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 66। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, ठीक है, अच्छा एक तरफ फेयर लिस्ट दे रखा है, दूसरी तरफ जो बंदा था जिस बंदे ने थ्योरी दिया है उसका नाम दे रखा है, तो पहला आएगा जैविक संरचना पूंजी का जो सिद्धांत है वो, तो वो कैपिटल कौन लेके आया था, ठीक है, तो वो आपका है दैट इज मार्क्स जो है उनका दिया हुआ है, तो पहले का जो आएगा वो ऑप्शन क्या आएगा, फर्स्ट का आएगा 3। अच्छा इस तरह से कोड ही क्लियर हो रहा है, ए इज द करेक्ट कोड, ठीक है, पहले का आएगा एक बार देख लेते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ नेचुरल जो है सिद्धांत, प्राकृतिक सिद्धांत, वो दिया एडम स्मिथ ने। इनोवेशन वाला जो पार्ट है वो दिया आपका शुपिटर कानून जो लॉ है उसमें, और लास्ट वाला जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपके हिशरमैन ने। तो इस तरह से 3 इज द ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 67। 68 फिर वही वाली थ्योरी के आधार पर ही क्या गया है, आपको एक ऑप्शन पूछा गया है, तो पहला कहते हैं लो इनकम इक्विलिब्रियम ट्रैप, किसने दिया, तो वो जो है नेल्सन जो है उन्होंने इस चीज को ड्राफ्ट करके दिया था। सेकंड आएगा पॉवर्टी मेजरमेंट, सुरेश तेंदुलकर जो कमेटी थी वो करके लेके आई गई थी, तो 3-4 के हिसाब से जो कोड बनता है वो बनता है बी, तो 3-4-2-1 इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 68। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, लॉ ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, अच्छा किस बंदे ने कौन सा थ्योरी दिया, फिर उसी तरह से क्वेश्चन हम पूछा गया है 69। तो 69 क्वेश्चन का पहला पहला है लॉ ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, ठीक है, ये किसने दिया, एडम स्मिथ ने, तो पहले का क्या बनेगा, पहले का बनेगा 3, फिर कोड क्लियर हो रहा है दोस्त, ठीक है, और सेकेंड आएगा, कई बार सारी थ्योरीज पता हो ये जरूरी नहीं होता ना, एक हाथ से भी आपकी कहानी क्या बन जाएगी, तो इसमें यहाँ पहले से ही क्लियर हो जा रहा है। फिर सेकेंड आएगा डॉक्ट्रिन ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, ये जो है ये लेके आया था रिकार्डो, तो इस तरह से 3-4-2-1 इज द करेक्ट ऑप्शन, तो बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन बनेगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, एक तरफ फिर थ्योरी है, देन बंदे का नाम जो है वो दे रखा है, पहला जो थ्योरी कहता है मौद्रिकवाद मॉनिटरिज्म, ये कौन लेके आए थे, तो पर्टिकुलर थ्योरी वाज गिवन बाय मिल्टन, तो पहले का आएगा 4, ठीक है, फिर थ्योरी क्रेक हो रहा है, बट इसका जो ऑप्शन आएगा 4-1-2-3, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है, थ्योरी ऑफ बेसिकली थोड़ा सा इसमें बातचीत में एकल मान का अच्छा एक तरफ सिद्धांत दे रखा है और दूसरी तरफ उसका नाम जो है वो देना था, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हुआ है थ्योरी ऑफ ये क्वेश्चन थोड़ा अलग से है, इसमें कुछ चीजें क्लियरिटी नहीं हो रही है, तो इस क्वेश्चन को हम ड्रॉप करते हैं। 72 एक्सटर्नलिटी थ्योरी इज बेसिक थ्योरी ऑफ द फॉलोइंग ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, बाह्यता सिद्धांत अर्थशास्त्र की निम्नलिखित शाखा का मूल सिद्धांत है, दैट इज इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 72। फंक्शनल फाइनेंस इज एसोसिएट विथ, ठीक है, फंक्शनल फाइनेंस किससे संबंधित है, तो Abba P. Lerner is the correct. A is the correct option. 74. Green box subsidy under WTO are allowed because they were considered to be, ठीक है, न्यूनतम minimum trade distorting. तो A is the correct option for question number 74. 75. Freedom as Development book is written by, Freedom as Development पुस्तक किसने लिखा था, it was अमित कुमार सेन का जो किताब है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 75। क्वेश्चन नंबर 77, क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स थ्योरी इज गिवन बाय, ठीक है, पर्टिकुलर थ्योरी इज गिवन बाय द लिबेनस्टीन, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 76। 77 अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर इन विच अपीयर्ड यूज द कोड बिलोंग, कौन सी थ्योरी जो है वो कब आई थी,
तो इस तरह से जो करेक्ट पहला जो है वो आएगा फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड इज द करेक्ट, देन द थर्ड कैम्ब्रिज इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, देन आएगा आपका फर्स्ट फेड्रिक क्वांटी थ्योरी ऑफ मनी, एंड देन आपका आएगा फोर्थ। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो बनेगा वो बनेगा सी। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस अब एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, दे आर मींस अरेंज जस्ट बिकॉज ऑफ द इंडिविजुअल हु पुट इट इन डाउन। इनमें से कुछ है, कुछ थ्योरीज वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बाकी है ब्रिटेन वुड ट्विंस आर, अभी कुछ समय पहले चर्चा किया थे, ठीक है। आईएमएफ इस तरह से हिसाब से देखा जाएगा, जो ऑप्शन दे रखा है तो इसका ऑप्शन बनेगा बी इज द करेक्ट वन, आईएमएफ और विश्व बैंक। बट वास्तविकता में क्या है, IMF और IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 78। 79 फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज वर प्रोफाउंडेड बाय, ठीक है, इट वाज प्रोफाउंडेड बाय फिशरमैन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 79। 80 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडल इंडेक्स नंबर, ठीक है, निम्न में कौन सा आदर्श सूचकांक है। ऐसे तो फिशर्स का जो इंडेक्स है उसे हम आदर्श मानते हैं, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन अकॉर्डिंग टू द मिल्टन फ्रीडमैन क्वांटिटी थ्योरी ऑफ द मनी डील्स विथ, ठीक, तो इसका जो ऑप्शन आएगा सप्लाई ऑफ मनी, सी। ये मैक्सिमम क्वेश्चन माइक्रो इकोनॉमिक्स से इसमें पूछे गए हैं, जनरली आपके एग्जाम में नहीं आते, सो डोंट गेट पैनिक अबाउट द क्वेश्चन। यूरोपियन यूनियन डिसाइडेड टू एनफोर्स यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म ESM टू अचीव एंड सेफगार्ड, तो इसका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वित्तीय सहयोग, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 82। 83 if there is an increase in the external commercial borrowings in India, what will be impact of the external debt of the country? It will increase, basically सीधा सा पार्ट है, अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा कर्ज, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। net interest income is difference between interest and earned and interest paid, D is the correct option for the question number 84। 85 which among the following considered to be the main determinant of the level of activity in national income terms, तो कराधार का स्तर, प्राप्त निवेश, B is realized investment is the correct option for question number 85। 86 which among the following is the oldest insurance company of India, सबसे पहले या ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है, तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज द ओल्डेस्ट कंपनी इन इंडिया, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 87 which of the following government gets stamp duty collected to the promissory note, कौन सी गवर्नमेंट इस चीज को क्या करती है, कलेक्ट करता है, तो पूरा की पूरा शेयर किसका होता है, राज्य सरकार का होता है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 87। In financial language, fixed to the floating and floating to the floating to floating are used in the context of which, तो ये स्वैप वाला जो पार्ट होता है उसमें इंक्लूड होता है, जब हम मनी इधर से उधर चेंजेस करते हैं वहां पे। 89 in which year after independence note is demonetized of rupees 1000, 5000 and 10,000 and were reintroduced in India, उन्हें पुनः जारी किया गया था, it was the year of 1954 is the correct option। 90 for which among the following purpose maximum share of the natural gas produced in India is used, तो वो यूज कहाँ होता है, वो औद्योगिक उपयोग में होता है, तो D is the correct option for question number 90। for a healthy growth of the service sector what should government do, ठीक है, सर्विस सेवा क्षेत्र के स्वस्थ विकास के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, तो इंक्रीज मिनिमम वेज, प्रोवाइड ब्रॉडबैंड सर्विस, रिवाइव ग्रोथ इन फार्म एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है, तो आपका डी अगर जानकृत होगा, ठीक है, तो क्या होगा, सर्विस सेक्टर का रिवाइवल अपने आप पॉसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट 92 कंसिडर द फॉलोइंग एंडोमेंट फंड्स, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड्स, विच ऑफ द आर जनरली कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तीनों के तीनों जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 92। 93 इन कॉन्टेक्स्ट with the balance of payment and the merchandise export which refers to the sale of good abroad belongs to which among the following, भुगतान संतुलन के संदर्भ में व्यापारिक निर्यात जो विदेशों से माल की बिक्री को संबंधित करता है निम्नलिखित में से किससे स्पष्ट होता है, तो क्रेडिट एंट्री इन करंट अकाउंट, तो ये करंट अकाउंट पे क्या होगा, क्लियर होगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 93। 94 which among the following industry generates इनविजिबल एक्सपोर्ट, कौन सी है, तो ट्रेवल एंड टूरिज्म, बाकी सब तो क्या करेगा आपका विजिबल करेगा, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। द टर्म ओपन अनएम्प्लॉयमेंट इज यूज्ड व्हेन, ठीक है, ओपन एम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाएगा, लोग काम करने के लिए तैयार हो पर उनके पास काम अवेलेबल नहीं हो, पीपल आर विलिंग टू वर्क बट डोंट गेट वर्क
B is the correct option for question number 95. 96. Which among the following is the primary difference between of the free trade area and custom union? इनमें से क्या अंतर है? Member of the free trade area and adopt a common set of barriers for trade between the members. A free trade area is considered a trade bloc and custom union is not. Members of the custom union adopt a common set of external trade barriers. C is the correct option for question number 96. 97. The payment and settlement system in India is managed by, जो भारत का पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम वो किसको मैनेज करता है? तो भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज लुक आफ्टर इट. 98. Consider the following statement about राष्ट्रीय आरोग्य निधि स्कीम के आधार पे आपको क्या करना है, कौन सा सही है? The scheme provided for financial assistance in the form of one-time grant to the patient living below the poverty and suffering the life-threatening disease. One is the correct. Under the scheme, the assistance for the treatment is available only in the government hospital. B is also correct. So C is the correct option for question number 98. ये scheme कब launch हुआ? Do comment in the comment box. Which one among the following industry is the maximum consumer of water in India? ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो सबसे ज्यादा होता है कपड़ा में. C is the correct option. टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वहां सबसे ज्यादा खर्च होता है, तो 99 का है C. नेक्स्ट 100 क्वेश्चन. व्हाट इज द लेंथ ऑफ यूपीआई पिन? यूपीआई पिन कितना हो सकता है? ठीक है, तो कितना होगा? 4 to 6, जितना भी डिजिट आपका हो सकता है. तो C is the correct option for question number 100. So this is all about the 16th day task of कल्पाक्ष. इसमें कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो शायद माइक्रो इकोनॉमिक्स हैं, जो कुछ एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी एमपीपीएससी में नहीं पूछे जाते, बट देयर आर फ्यू एग्जामिनेशन, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हुआ, ठीक है, महाराष्ट्र, वहां पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज टास्क. स्टे ट्यून्ड विद द कल्पाक्ष फॉर द डे 17. थैंक यू वेरी मच.